जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज की उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। ये आपकी जो क्लास है ये मॉक टेस्ट की है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए दिसंबर 2018 के पेपर फर्स्ट और लेवल फर्स्ट उसके क्वेश्चन को लिया है। और इस सीरीज़ की सबसे अच्छी ख़ासियत ये है, इस मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी ख़ासियत ये है कि आखिर में मैंने आप लोगों के लिए 10 टर्मिनोलॉजी को जमा किया है। आप टर्मिनोलॉजी को, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में, इसी के साथ साथ उर्दू में, उर्दू के साथ साथ हिंदी में। देखिए, हमारे सामने सबसे मुश्किल ये आती है कि हम लोग उर्दू मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, या कुछ लोग जो हैं हिंदी मीडियम से, और कुछ लोग जो है इंग्लिश मीडियम से। कभी कभी उर्दू में सवालात ऐसे पूछे जाते हैं जिनको हम उर्दू में समझते हैं, क्योंकि जितनी टर्मिनोलॉजी आई हैं सब इंग्लिश से ली गई हैं। हम उर्दू ज़ुबान में उसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन तक नहीं पहुंच सकते। तो इसको देखते हुए आप लोगों के लिए मैंने हर एक मॉक टेस्ट में 10 टर्मिनोलॉजी को जमा किया है। इससे पहले 13 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक करके देख लीजिएगा। आज 14वां मॉक टेस्ट है। इसमें आप देखेंगे 91 से 100 तक टर्मिनोलॉजी को मैंने इकट्ठा किया है, और ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें कन्फ्यूजिंग होती है। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी खासियत यही है। और हम लोग क्वेश्चन जो भी लेंगे उसको एनालाइज करेंगे, यानी उसका ऑपरेशन करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है और कौन सा सही नहीं हो रहा, तो सही क्यों नहीं है, सही है तो सही क्यों है। इस चीज़ को आप इस चैनल के ज़रिए समझ सकते हैं। खुद आप सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद मुताला करेंगे तो उतना समझ में बातें नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ हर एक ऑप्शन का एनालाइज करके आपको समझाया जाएगा, ताकि जो भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके आए आप उसके आंसर तक पहुँच सकें। आपको पता है कि सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है, बस ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल अब बहुत बढ़ा दिया गया है। अब जो भी पूछा जाता है IQ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उसमें घुमा करके पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप पैटर्न को सामने रखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उसकी जो भी पेडागोजी, जो भी उसका सिलेबस है, उसको सही से अगर आप पढ़ेंगे तो आप 30 में 28 नंबर, बल्कि 30 में 30 नंबर ला सकते हैं इस चैनल के ज़रिए। ठीक है, इससे पहले आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके जितने सिलेबस हैं, सिलेबस वाइज हर एक चैप्टर का डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगी, एक एक करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपको मैराथन भी मिल जाएगी। मैराथन में देख करके आपको एक निचोड़ मिल जाएगा। अभी 2-3 महीना पहले ही मैंने, अभी जो आपका सीटेट हुआ है, इसमें मैंने मैराथन 2 घंटे का बनाया। बिल्कुल हर एक चैप्टर को उसमें मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। उसको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं रख दूंगा, आप वहाँ से उस मैराथन को देख सकते हैं। और इसी के साथ अभी आपके पास टाइम बहुत है। देखिए, रमज़ान का महीना है, अक्सर लोग रात में जगते हैं, जगने का मामूल बनाते हैं, दिन में सोते हैं। तो इसलिए मैं रात में आप लोगों के लिए वीडियो डाल दिया करूँगा। ठीक है, आप एक एक करके इसको देखते रहें। जितना ही मॉक टेस्ट आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंसेप्ट सारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि मॉक टेस्ट 14 है, यानी इससे पहले आपके 13 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इसी के साथ 90 टर्मिनोलॉजी को हमने मुकम्मल कर लिया। आप YouTube पे किसी भी चैनल पे इस तरह से इतनी डिटेल के साथ इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी को नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 90 हो चुकी है।
आप मॉक टेस्ट देखिएगा, उसको खुद हल करने की कोशिश कीजिए, आखिर में मैं उसका ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। आप उसको हल कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते रहिए कि इसका बी सही है, ए सही है, ठीक है। इससे क्या है, आप लर्निंग बाय डूइंग होंगी, आप अगर करके सीखेंगे वो चीज़ ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में टिकेगी। तो ठीक है, 90 आपकी टर्मिनोलॉजी हो चुकी है, आज हम लोग 100 कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका बेआईन ही क्वेश्चन जो 2018 में आया था। देखिए, आप चाहें लेवल फर्स्ट के लिए भरे हों यानी प्राइमरी के लिए, या आप अपर प्राइमरी के लिए, उर्दू पेडागोजी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, दोनों के क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं। तो अगर आपने सेकंड लेवल का पेपर भरा है यानी अपर प्राइमरी का, तब भी अगर आप इसको देखते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो वह क्या होगा? उनके सीखने की महारत को तेज़ करेंगे, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, उनके बहाव में इजाफ़ा करेंगे, उनकी तख्लीक़ी सलाहियत। देखिए तख्लीक़ी, जो वर्ड मुश्किल लगने मैं उसको इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। तख्लीक़ी सलाहियत कहते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है, रचनात्मकता जिसको हम कहते हैं। तख्लीक़ी सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। बताइए इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? देखिए चारों ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, इसमें पूछा ही जा रहा है जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो ये क्या होगा? ये आपका उनकी इस्लाह करके, यानी हिज्जे दुरुस्त किया जा रहा, गोया कि उनकी इस्लाह हो रही है, और उसको बरतने के तरीक़ेकार, यानी फिर उनके हिज्जे दुरुस्त होकर फिर उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को अगर क्लास में टीचर बच्चों को बता रहा तो क्या है, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, यानी उन अल्फाज की इस्लाह हो जाएगी और बच्चे उसको सही से इस्तेमाल करने लगेंगे, यूज़ करने लगेंगे। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ज़ुबान की क्लास में। ज़ुबान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है, ज़ुबान की क्लास है उसमें तामीराती निज़ाम। अब तामीराती निज़ाम यही आपकी टर्मिनोलॉजी है, इसको हम क्या इंग्लिश में कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव सिस्टम, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव सिस्टम यानी तामीराती निज़ाम। कंस्ट्रक्टिव सिस्टम आप पढ़े होंगे, जिसमें क्या है, बच्चा अपने नॉलेज को, अपनी जानकारी को खुद ही करके सीखता है, ठीक है। तो ज़ुबान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है बताइए? तालिब इल्मों को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुताला करने की तरग़ीब, क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं। दूसरा क्या है, तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बाशुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़ुबानी महारतों में इजाफ़ा करते हैं। इजाफ़ा की मबनी करते हैं, नहीं इजाफ़ा करते हैं, कभी कभी टाइपिंग की गलती होती। चौथा ऑप्शन है तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते फिर उसे तजर्बा करते हैं। देखिए आप ऑप्शन किस तरह से पकड़ेंगे? तामीराती निज़ाम का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्टिव सिस्टम, यानी जिसमें बच्चा करके सीखेगा। हम देखेंगे किस ऑप्शन में इस तरह की बातें की गई रही, देखेंगे तीसरे ऑप्शन में इसकी बातें की गई हैं, पहले में भी नहीं की है, दूसरे में भी। तीसरे में क्या है, तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बाशुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़ुबानी महारतों में इजाफ़ा करता है, यानी अपनी समझ के बुनियाद पे अगर किसी चीज़ को हासिल करता है खुद, यानी लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, वही ऑप्शन आपका 99% सही माना जाता है, ठीक है। इस तरह से हम समझेंगे। अब आगे चलिए, आगे कहा जा रहा है मुंदरजा झेल में
किसे हिंदुस्तानी इलाकाई ज़ुबान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता। हिंदुस्तानी इलाकाई ज़ुबान, इलाकाई यानी आपको पता है हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं हर स्टेट की अपनी अपनी ज़ुबान है। आप शेड्यूल यानी जो दस्तूर में कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8वां है, 8th शेड्यूल, इसमें 22 ज़ुबानें हैं, 22 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। हर एक इलाके की ज़ुबान को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है हिंदुस्तानी इलाकाई ज़ुबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। कौन सी चीज़ नहीं में, देखिए लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सहूलत का इस्तेमाल उसके वसी पैमाने पर नागुज़ीर, ये कोई इसका रेलेवेंट नहीं बन रहा है। और तर्जमे की दुश्वारियाँ, ये भी उससे मिलता जुलता ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ज़ुबान की हुसूलियाबी, आप जब चैप्टर उठाकर देखेंगे सीटेट का सिलेबस, उसमें 2 लफ्ज़ आएगा, एक हुसूलियाबी एक आमोजिश। जिसको इंग्लिश में सिलेबस बना है वो क्या है, एक होता है एक्विजिशन और दूसरा होता है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, उसको हम लर्न करते हैं, उसको हम सीखते हैं कॉन्शियस माइंड से, स्कूल में जा कर के उसका ग्रामर पढ़ते हैं, उसके कायदे पढ़ते हैं। लेकिन एक्वायर क्या बच्चा माहौल से करता है। आप देखेंगे बच्चा 5 साल 6 साल पे स्कूल जाता है, अपनी ज़ुबान यानी मदर टंग जो उसकी माँ बोलती, उसके आसपास के लोग बोलते हैं, उसको बोलता हुआ जाता है। वो क्या है, उसको बच्चे ने हासिल किया है, एक्वायर किया है माहौल से, अनकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, उसको हम हुसूलियाबी कहते हैं। ठीक है, आप चैप्टर देखेंगे प्ले लिस्ट में, आप डिटेल से एक एक करके पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास 7 जुलाई को पेपर है। ठीक है, 7 जुलाई, अभी बहुत टाइम है, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते जाएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ज़ुबान की हुसूलियाबी होती है, किस में होती है, ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा। माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक टेक्निक जिसमें बच्चे अपनी ज़ुबान सीखते हैं, ये भी है लेकिन उतना अच्छा नहीं, आगे देखते हैं। ग्रामर का तज्ज़िया किसी ज़ुबान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ते नज़र है। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़ुबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता। देखिए ये चौथा ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है, इंसानी ज़ुबान के बेशुमार आपको पता है बच्चा क्या है, ज़ुबान सीखने की सलाहियत लेकर के पैदा होता है। चॉम्स्की ने क्या कहा है, एलएडी की बात किया है, एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की ने इसकी बातें की है, मैं पूरा बता चुका हूँ, आप देखिएगा पूरा समझ में आएगा। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़ुबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है, किसमें, हुसूलियाबी में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा सही होगा, क्योंकि चॉम्स्की कहते हैं बच्चे के अंदर ज़ुबान सीखने की इनेट एबिलिटी होती है, यानी जन्मजात क्षमता जिसको आप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। आगे चलिए, 95 क्या है, ज़ुबान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। बच्चे में लिखने की स्किल, आपको पता है बेसिक स्किल 4 है। ठीक है, LSRW मैंने पूरा पढ़ा रखा। L से लिसनिंग यानी सुनना, और S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना, और W से क्या, राइटिंग। हम राइटिंग यानी आखिरी वाली स्किल को हम निखारना चाहते हैं एज अ टीचर, हम ज़ुबान के टीचर हैं। बताइए किससे होगा, इमला करवाएंगे, बच्चों को साफ लिखने के लिए कहेंगे, जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़ुबान में लिखने के लिए कहेंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन यही लग रहा। अब हम बताते हैं ये ऑप्शन क्यों है। देखिए इमला लिखवाना, कभी भी ऑप्शन में इमला आ गया, इमला से क्या होगा, बच्चे के अंदर लफ्ज़ की जो गलती है, यानी इमला से सही लफ्ज़ जो यानी करेक्ट लिखने की आदत उसकी बनेगी। अगर बच्चे को इमला लिखाएंगे तो लफ्ज़ जो अगर वो गलत लिखता हो तो सही लिखने लगेगा, इससे फ़ायदा होता है।
बच्चे के अंदर, उसके जहन में जो है, जो उसके माफी ज़मीर में है, अपने ख़यालात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को अगर बच्चा अपनी ज़ुबान में लिखता है तो लिखने की सलाहियत सबसे ज़्यादा इसमें डेवलप होगी। इसलिए कहा जाता है कि डायरी लिखो, जो कुछ आपने दिन में किया, जो कुछ सोचा, उसको अपनी ज़ुबान में लिखो, आपके लिखने की सलाहियत बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, देखिए आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके साथ निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ जाएँ। वहाँ आपको वीडियो की लिंक दे दी जाएगी और इसी के साथ PDF आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं, और इसी के साथ लाइक करें, कमेंट भी करें। कोई सुझाव, कोई मशवरा है आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अपने साथियों को, आपका बीएड में या डीलेट के आप स्टूडेंट हैं, जो भी आपका कॉमन ग्रुप बनता है कॉलेजों में, आप उसमें शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। हाँ, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मुंदरजा झेल में से ज़ुबान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? बच्चों के अंदर सलाहियत पैदा करना चाहते हैं तो किसके ज़रिए पैदा करेंगे? तलबा से बातचीत करेंगे। अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह दें। देखिए, बच्चों को पैसिव रखना बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। गलतियों की निशानदेही करके उसकी इस्लाह करके, ठीक है। लेकिन चौथा देखते हैं क्या है। मुवासलात के लिए ज़ुबान को इस्तेमाल करने का मौका। जिस ऑप्शन में मुवासलात का लफ्ज़ आ गया, इसको गांठ बांध के रख लीजिए। जिस ऑप्शन में मुवासलात का लफ्ज़ आ गया, इसी के साथ तरसील लिख के आ गया, इसी के साथ इबलाग लिख के आ गया, तीनों आपके मुतरादिफ हैं। ठीक है, इबलाग, ये ऑप्शन 99% सही होता है। ठीक है, क्योंकि ज़ुबान का मकसद ही है। ज़ुबान का मकसद क्या है? हम अपनी माफ़ी ज़मीर को, हम अपने एहसासात को, जज्बात को दूसरे तक पहुंचा सकें। यानी मुवासलात यानी कम्युनिकेशन। इंग्लिश में क्या इसके लिए आप पढ़े होंगे? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, यही चीज़ है मुवासलात, तरसील, इबलाग। हिंदी में आप पढ़े होंगे संप्रेषण। ठीक है, मुवासलात के लिए ज़ुबान के इस्तेमाल करने का मौका। बच्चे को आप जितना मौका बोलने का, नाटक करने का, रोल प्ले करने का, जितना आप मौका देंगे उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। इसी से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से अगर आप हर एक ऑप्शन को ऑपरेशन करके समझ लेते हैं तो बिल्कुल आप 30 में 30 नंबर भी ला सकते हैं। और देखिए, आपको पता है लैंग्वेज का सिलेबस सेम है। अगर आप उर्दू पेडागोजी पढ़ते हैं, इसी के साथ दूसरी लैंग्वेज आप जो भी लेंगे, पेडागोजी तो सेम है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप हिंदी में भी समझ रहे हैं, इंग्लिश में भी समझ रहे हैं। उर्दू के साथ अगर आप एक ज़ुबान इंग्लिश लिए होंगे या हिंदी लिए होंगे, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मुतासिर कुन सबक से ज़ुबान की तदरीस शुरू करना क्या होता है? बताइए। समाई तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़ेह करना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। देखिए, एक चीज़ को जहन में रख लीजिएगा, चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा। जिस ऑप्शन में बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है, 99% वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सरगर्मी के साथ बच्चा की लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, बच्चा खुद करके सीख रहा है, और टीचर, उस्ताद, मुअल्लिम क्या हैं? एज अ फैसिलिटेटर बने हुए हैं। आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप देखेंगे, इसी तरह NCF 2005 उठाकर देखेंगे, जॉन डीवी का नज़रिया देखेंगे, सब लोग कह रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। बच्चा करके सीखेगा। जब आदमी करके सीखता है वो चीज़ें ज़्यादा देर तक बाकी रहती हैं। सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। ठीक है,
मुअस्सिर कुन सबक यही कहलाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलिए, मुआलजाती तालीम एक अमल है। देखिए मुआलजाती तालीम में क्या है, मुआलजाती आप पढ़ते ही दिमाग घूम जाता है कि यार ये उर्दू में क्या लिख दिया गया है। आपने पढ़ा होगा, आपने असेसमेंट और इवेल्युएशन में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है। एक टर्म आप पढ़े होंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, फिर क्या है रिमेडियल टीचिंग। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी जो यूनिट टेस्ट आप लेते हैं, आप किस लिए लेते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए लेते हैं जो कुछ पढ़ाया गया बच्चा कितना सीखा। सीखने के बाद आप क्या करते हैं, वही टेस्ट क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे। आगे क्या है, फिर जब आपको कहीं लगा कि कोई कंसेप्ट बच्चा समझा नहीं, जो दोबारा पढ़ाएंगे, उसको आप क्या कहेंगे, रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग ही को उर्दू में मुआलजाती तालीम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप समझ लेंगे तो कुछ भी पूछा जाए आप इंशाल्लाह सही करके आएंगे। ठीक है, मुआलजाती तालीम यानी रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, एक अमल है, किस चीज़ का अमल है बताइए, हिदायतनामा के ज़रिए, हुक्म के ज़रिए, मनफी तरीक़ेकार, ये तो गलत है, नज़रियाती तरीके। देखिए हिदायतनामा के ज़रिए, भाई जो कुछ आपको मिला आप दोबारा उसको पढ़ा रहे हैं, वो है कि हिदायत कर रहे हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन दूसरा आपका सही होगा। तो मुआलजाती तालीम यानी रिमेडियल टीचिंग आप समझिएगा। ठीक है, आगे है, ज़ुबान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। ज़ुबान में महारत पैदा करें, किसके ज़रिए महारत ज़्यादा पैदा होगी बताइए, साफ साफ वजाहत करके, तन्हाई उन्हाई में महारत नहीं होती। एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से किसी चीज़ की तक़लीद मतलब नकल करना, मुनज़्ज़म तरीके यानी सिस्टम से कोई चीज़ करेंगे, यही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्या है, तलबा को ज़ुबान सिखाते वक्त उनके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, यानी सही से वो उच्चारण नहीं कर पाते, सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। तो उसके लिए उससे कैसे आप बच सकते हैं एज़ अ मुअल्लिम के तौर पे बताइए। क्लासरूम में बआवाज़े बुलंद पढ़ना, ये तो सही लग रहा है। एक ड्रामाई अंदाज़ कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सकें, गलती होते ही गलती की इस्लाह करना, मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना और ज़ुबान के माहिरीन के ज़रिए। देखिए ये इतना अच्छा नहीं है, गलती होते फ़ौरन इस्लाह करें। टीचर का काम गलती की इस्लाह करना थोड़ी ना, बल्कि बच्चों को सिखाना है एक ड्रामाई अंदाज। लेकिन इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन आप देखेंगे, क्लासरूम में बआवाज़े बुलंद। यहाँ क्या है, तलफ़्फ़ुज़ उसका ख़राब हो रहा है, सही से अल्फाज की अदायगी नहीं हो पा रही। तो टीचर जब मिसाली टीचिंग कराएगा, यानी बआवाज़े बुलंद पढ़ के बच्चों को सुनाएगा, तो बच्चा सुन करके उसी तरह का तलफ़्फ़ुज़ करेगा। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे है, पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने बताया था, पढ़ा भी रखा है कि स्टैंडर्ड टेस्ट यानी एक पेपर के लिए क्या क्या चीज़ें मेयारी हैं। आप कहेंगे मेयारी पर्चा है, जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप होता आपको पता है, आप कैसे कहेंगे कि ये मेयारी है। मवाद का अहाता करे, सवालात की किस्में हो, यानी हर तरह के सवालात हों, एतबार एतमाद हो। ठीक है, और चौथा क्या है, दुरुस्त हो। बताइए, देखिए कोई भी पेपर बनाया जाए, जिस मकसद के लिए बनाया जाए, अगर उस मकसद पे खरा उतरता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलिड यानी दुरुस्त। यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जैसे थर्मामीटर आप देखे हैं, जिससे क्या है, बुखार नापा जाता है।
अगर थर्मामीटर बुखार नापने का काम करता है तो क्या कहेंगे, ये वैलिड है। इसीलिए पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा, मुअल्लिम मकासिद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस मकसद के लिए बनाया है। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम क्या है, इस चीज़ को जांचा जाता है कि क्या तालिब इल्म के अंदर, जो टीचर बनने जा रहे हैं, क्या उनके अंदर ये सलाहियत है कि बच्चों की साइकोलॉजी वो जानता है या बच्चों को क्लास में सही से पढ़ा सकता है, उसी को जांचा जाता है। उसी तरह के अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वो क्या है, पर्चा क्या है, वैलिड है। तो यही वैलिड के लिए दुरुस्त का लफ्ज़ आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुश्किल से पढ़ना डैश मुश्किल की अलामत नहीं है, बताइए क्या है। यानी हिज्जे की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है, दूसरा है। ठीक है, हरूफ और लफ्ज़ों की पहचान, पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव, लफ्ज़ों की तफ़हीम व ख़यालात, ये सब नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, मुंदरजा झेल में से कौन सा बयान ज़ुबान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है, बताइए। हर ज़ुबान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, ये तो सही है भाई। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, नहीं है। हमें हमेशा क्वेश्चन में इस चीज़ को देखा, पूछा अगर नहीं है तो हम कान खड़ा कर लेंगे। ठीक है, ज़ुबान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से, कोई भी ज़ुबान हो उसमें तहज़ीब व तमद्दुन यानी कल्चर, सिविलाइजेशन उसमें छिपा रहता है। तीसरा क्या है, ज़ुबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, ज़ुबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। ये चीज़ जो है गलत लग रहा है और दुरुस्त नहीं है, पूछा जा रहा है, तो तीसरा सही होगा। ठीक है, मसनवी ज़ुबान तज्ज़िया की तरफ जाती है, ये तो सही है, लेकिन ये तीसरा वाला आपका सही क्यों है, क्योंकि नहीं पूछा गया है, दुरुस्त नहीं है। आगे क्या है, क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सेग़े ज़ुबान की तरक्की होती है। यानी क्लासरूम में मश्क ज़्यादा बेहतर सेग़े ज़ुबान की तरक्की होती है। मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़्फ़ुज़ पर अमल करवाने से। तीसरा क्या है, फ़र्दन नज़्म याद दिलाना और नज़्म गवाने से, अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने। भाई जो भी आपने कहानी सीखी है उसको अगर रोल प्ले करके अगर आप क्लास में कोई भी चीज़ अगर उसको दिखाएंगे, बोलेंगे, तो उसमें ज़ुबान की नशोनुमा सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे है, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद। यानी रवानी के साथ पढ़ने का क्या मकसद है, दिलचस्पी बढ़ाना, तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, क़िराअत की तवसी, मालूमात हासिल करना। बताइए, देखिए इसमें है तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, रवानी के साथ पढ़ने का मकसद। यानी रवानी के साथ पढ़ेंगे तो तेज़ पढ़ेंगे, तफसील से मालूमात आप हासिल करेंगे। अब देखिए आखिर में क्या है, उर्दू पेडागोजी टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ लेते हैं तो आप दूसरी ज़ुबान अगर हिंदी है तो उसमें भी पूरी मदद मिलेगी, इंग्लिश है उसमें भी मिलेगी। देखिए एक है वैल्यूज़ तो इंग्लिश में है। आप उर्दू में क्या इसके लिए कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है अक़दार अगर आ गया तो वैल्यूज़ आप समझिएगा, हिंदी में मूल्य। ठीक है, एक लफ्ज़ आता है अहलियत के लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ है, एप्टीट्यूड। आजकल ये जो है आपका सीटेट क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि क्या आप टीचर बनने के अहल हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के लिए अहलियत यानी अभिक्षमता, अभिवृत्ति। ठीक है, तीसरा क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मेयारी जांच। यही किस जांच को, किस टेस्ट को, किस पर्चे को आप कहेंगे कि मेयारी जांच है, मैंने बताया उसके लिए वैलिड है, रिलायबल है, ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब चीज़ें हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मेयारी जांच, यानी मानकीकृत परीक्षण,
आगे क्या है, वैलिडिटी, दुरुस्त। अभी क्वेश्चन एक आया था, यानी दुरुस्त यानी वैलिड यानी वैध, वैधता। जो चीज़ जिसके लिए बना है उस मकसद पे खरा उतरे तो उसको कहेंगे वैलिड है, ठीक है। मुअतबरियत यानी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, यानी बार बार अगर टेस्ट किया जाए रिजल्ट सेम आए उसको हम रिलायबल कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी मारूजियत। अगर उर्दू में लिख के आ गया मारूजियत उसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी, अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो क्या है, वस्तुनिष्ठता। आगे क्या है, मेयारी, मेयारी कारी यानी मेयारी कारी क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। आगे है अमली तौर पर यानी काबिल अमल क्या है, प्रैक्टिकलिटी यानी व्यवहारता। आगे है मेयार से मुताल्लिक़ जांच, जिसके लिए होता है नॉर्म रिफरेंस टेस्ट यानी मानक संदर्भित परीक्षण। आगे है क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट यानी कसौटी से मुताल्लिक़ जांच यानी मानदंड संदर्भित परीक्षण। दोनों टर्म आप थोड़ा समझ लीजिए। नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, जिसको आप कहीं कहीं लिखा पाएंगे NRT, मतलब नॉर्म रेफरेंस। जैसे आप देखेंगे कहीं जॉब के लिए, जब जैसे आप सुपर टेट दीजिए या TGT PGT DSSB की वैकेंसी में आप उसमें क्या, उसमें मेरिट किस तरह से बनती है, उसमें यह है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी जितनी सीट है, मान लो 10 सीट है, ठीक है, TGT उर्दू में 10 सीट है, तो अब उसकी कटाव कितना भी जाएगी। अब पता चला कि बच्चे 90% लेकर आए, ठीक है, 90% कट ऑफ गई, यानी 90, 91, 92, उससे ऊपर वाले जितने हैं वहाँ तक जो लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। ये क्या है, ये नॉर्म रिफरेंस यानी मेयार से मुतालिक जांच हुई। क्राइटेरिया, जैसे सीटेट में एक क्राइटेरिया बना दी गई। क्राइटेरिया क्या है, अगर आप 90 नंबर ले आते हैं यानी 60% ले आते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाइड हैं। ये क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इसको कहा जाता है, यानी कसौटी से मुतालिक जांच। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इस तरह से समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए मैं बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम बहुत है, ठीक है। आपका जुलाई में पेपर होगा, तो ऐसे डिटेल से अगर आप समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन घुमा के आएगा लेकिन सिलेबस में से ही आएगा। तो इस तरह से अगर ऑप्शन को ऑपरेशन करके समझेंगे तो आप सही से पेडागोजी समझ सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।